हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से हमारे नए यूट्यूब चैनल करियर क्रैक हब पर, जहां पर हमने एसएससी जीडी का एक सीरीज शुरू किया था। उस सीरीज के अंदर हम लोग ज्योग्राफी के बहुत सारे हम लोग लेक्चर्स को पढ़ रहे थे और हमने सबसे पहले रिवर सिस्टम ऑफ इंडिया को पढ़ना शुरू किया था, जिसके तहत हमने गंगा नदी, यमुना नदी और ब्रह्मपुत्र नदी को डिस्कस किया। आज ये हमारे उसी सीरीज का तीसरा लेक्चर है, जहां पर आज हम इंडस रिवर सिस्टम को डिस्कस करना शुरू करेंगे। तो शुरू करते हैं हम अपने डिस्कशन को, जिसे हम बोलेंगे सिंधु नदी प्रणाली, इंडस रिवर सिस्टम। देखेंगे, अगर आप बात करेंगे तो ये हो जाएगी हमारी सिंधु नदी। सिंधु नदी के बारे में सबसे पहला पॉइंट आपको क्या जानना है, देखेंगे भाई सिंधु नदी के बारे में सबसे पहला पॉइंट आपको जानना पड़ेगा कि सिंधु नदी का ओरिजिन कहां से है। सिंधु नदी निकलती कहां से, सिंधु नदी यानी कि इंडस नदी, इस नदी का ओरिजिन कहां से है। एक ग्लेशियर है, इस ग्लेशियर का नाम क्या होगा, इस ग्लेशियर का नाम होता है बोखारचू ग्लेशियर। इसे आप बोलोगे बोखारचू ग्लेशियर। और ये बोखारचू ग्लेशियर है कहाँ, ये बोखारचू ग्लेशियर पड़ेगा चाइना और तिब्बत के रीजन में। ये बोखारचू ग्लेशियर चाइना तिब्बत के क्षेत्र में पाया जाएगा। यानी कि भारत के अंदर जो एक इंडस नदी का बहाव आता है, ये इंडस नदी निकलती कहाँ से, इस इंडस नदी का ओरिजिन होता है हमारा चाइना में। चाइना में एक ग्लेशियर होगा बोखारचू ग्लेशियर, वहीं इस इंडस नदी का उद्गम होगा, पहला पॉइंट। उसके बाद आपको इंडस नदी के बारे में यानी कि सिंधु नदी के बारे में दूसरा पॉइंट ये जानना है कि सिंधु नदी की लंबाई कितनी है। यानी कि जो हमारी सिंधु नदी है, इंडस रिवर है, इंडस रिवर की लंबाई कितनी है। याद रखोगे सिंधु नदी की लंबाई आती है 3180 किलोमीटर। 3180 किलोमीटर सिंधु नदी की लंबाई है। यानी कि सिंधु नदी चाइना से निकल रही है और चाइना से वो जहां तक एंड करेंगे वहां तक उसकी लंबाई कितनी होगी, 3180 किलोमीटर। ये दूसरा पॉइंट। अगर आप बात करेंगे तीसरे पॉइंट में, सिंधु नदी पूरे विश्व के कितने देशों में फ्लो करती है, देश कितने हैं, कंट्रीज कितने हैं। अगर आप बात करोगे कंट्रीज के बारे में, कंट्रीज यानी कि पूरे विश्व के अंदर कितने देशों में सिंधु नदी का बहाव होगा, तो आपको याद रखना है पूरे के पूरे 3 देश है जहां पर सिंधु नदी का बहाव होगा। मैं आपको जरा यहां समझता हूं, आपको जरा मैं समझाता हूं। देखेंगे, आप मान लो कि ये आपकी सिंधु नदी है, ठीक है, आप समझेंगे कि ये आपकी सिंधु नदी है। तो सिंधु नदी यानी कि अगर मैं यहां पे लिखूंगा, ये इंडस रिवर हो गई जिसकी लंबाई है 3180 किलोमीटर। इंडस नदी पूरे विश्व के 3 देशों में फ्लो करती है। चाइना में उद्गम होगा, चाइना में उद्गम है तो चाइना में तो फ्लो करेगी ही, और चाइना में बहने के बाद इंडस नदी आती है भारत में, इंडिया में, और इंडिया के बाद सिंधु नदी यानी कि इंडस रिवर कहां चली जाएगी, ये चली जाएगी पाकिस्तान में। इस पॉइंट को आप याद रखेंगे। यानी कि सिंधु नदी पूरे विश्व के 3 देशों में फ्लो करती है, चाइना, इंडिया और पाकिस्तान। ये हो गया हमारा सिंधु नदी के बारे में तीसरा पॉइंट। सिंधु नदी के बारे में चौथे पॉइंट के बारे में अगर बात करोगे, मैंने बोला कि सिंधु नदी की पूरी लंबाई है 3180 किलोमीटर। लेकिन अगर आपके एग्जाम में पूछता है कि सिंधु नदी की पूरी लंबाई तो 3180 किलोमीटर है, लेकिन इंडिया के अंदर सिंधु नदी की लंबाई कितनी है, याद रखोगे इंडिया के अंदर सिंधु नदी की लंबाई आ जाएगी 1114 किलोमीटर, ठीक है। यानी कि 3180 में से 1114 किलोमीटर सिंधु नदी का बहाव इंडिया के अंदर है। ये यहां पर आपको ये तीसरा पॉइंट में याद रखना है। यानी कि यहां पर मैं लिखूंगा सिंधु नदी के बारे में, इंडिया के अंदर सिंधु नदी की लंबाई कितनी है, तो इंडिया के अंदर सिंधु नदी की लंबाई हो जाएगी 1114 किलोमीटर। इस पॉइंट को आपको यहां भी ध्यान रखना है। तो सिंधु नदी के बारे में ये 4 पॉइंट, उसका उद्गम, उसकी लंबाई, वो कितने देशों में बहती है, और अगर पूरी की पूरी लंबाई 3180 किलोमीटर है तो इंडिया के अंदर कितनी लंबाई है, ये भी आपको समझ में रखना है। अब जैसा कि मैंने आपको पिछले क्लास में बताया था कि ज्योग्राफी में आएंगे तो ज्योग्राफी में एक शब्द आपको मिलेगा ट्रिब्यूटरी। आप ज्योग्राफी में आओगे तो ज्योग्राफी में आपको एक शब्द पढ़ने के लिए मिलेगा, इसे आप बोलते हो ट्रिब्यूटरी, जिसे हम लोग हिंदी में इसे हम सहायक नदी के नाम से भी जानते हैं। अब ये ट्रिब्यूटरी या सहायक नदी क्या होता है, मैंने आपको पिछले लेक्चर्स में पढ़ाया है। जिन्हें नहीं पता है, आप पिछले वीडियो में जाकर के सहायक नदी होती क्या है बड़े अच्छे तरीके से मैंने समझाया, आप जाकर के देख सकते हैं। आपके एग्जाम में पूछेगा कि सिंधु नदी की कौन कौन सी ऐसी नदियां हैं जो सिंधु नदी के सहायक नदी कहलाती हैं। तो सहायक नदी के बारे में अगर बात करोगे तो मैं आपके लिए यहाँ पर एक लिस्ट लिखता हूं जो इंडिकेट करेगा, जो दर्शाएगा कि सिंधु नदी की कितनी सहायक नदियां हैं। तो सबसे पहले में अगर बात करोगे सिंधु नदी के सहायक नदी के बारे में अगर हम बात करें, तो जो सबसे पहली सहायक नदी होगी
याद रखेंगे एक सहायक नदी होगी, इसे आप बोलोगे झेलम, यानी कि झेलम नदी सिंधु नदी की सहायक नदी कहलाएगी, पहली पॉइंट। दूसरे में अगर बात करोगे तो एक और नदी होगी चेनाब, ठीक है, चेनाब नदी सिंधु नदी की सहायक नदी कहलाती है। झेलम चेनाब के बाद अगर बात करेंगे तो एक और नदी आएगी रावी नदी, ठीक है, तो रावी नदी भी सिंधु नदी की सहायक नदी कहलाएगी। झेलम चेनाब रावी, इसके बाद आपको याद रखना है एक और ब्यास नदी, ठीक है, तो जो ब्यास नदी होगी, ब्यास नदी भी सिंधु नदी की सहायक नदी कहलाती है। पांचवें अगर बात कीजिएगा तो सबसे महत्वपूर्ण सहायक नदी एक आती है, इसे आप बोलोगे सतलज नदी, इसे आप क्या बोलोगे, सतलज नदी, इसको आप लोग सतलज या सतलुज नदी के नाम से भी जानते हो, ठीक है। तो ये जो झेलम चेनाब रावी ब्यास और सतलज हैं, ये 5 ऐसी नदियां हैं जो सिंधु नदी की सहायक नदी आपकी बनेंगी। 5 के बाद अगर बात करोगे और भी कुछ सहायक नदियां हैं, जैसे कि अगर मैं बताऊं तो एक और नदी होगी, इसे आप बोलोगे श्योक नदी। श्योक नदी भी सिंधु नदी की सहायक नदी कहलाती है। श्योक के बाद अगर बात कीजिएगा एक और नदी होगी, इसे आप बोलोगे नुब्रा नदी, इसे आप बोलोगे नुब्रा नदी, तो नुब्रा नदी भी क्या होगी, नुब्रा नदी भी सिंधु नदी की सहायक नदी कहलाती है। 7वें के बाद अगर 8वें में आएंगे श्योक नुब्रा, इसके बाद देखिएगा एक नदी आएगी, इसे आप बोलोगे गलवान नदी, इसे आप बोलोगे गलवान नदी, तो गलवान नदी भी सिंधु नदी की सहायक नदी कहलाती है। गलवान के बाद अगर बात कीजिएगा तो एक और नदी होगी, इसे आप बोलोगे गिलगित नदी, ठीक है, ये हो जाएगी आपकी गिलगित नदी, तो गिलगित नदी भी सिंधु नदी की सहायक नदी कहलाएगी। गिलगित के बाद अगर आप बात करोगे तो एक और नदी होगी, इसे आप बोलोगे काबुल, इसे आप बोलोगे काबुल नदी, जो कि अफगानिस्तान से निकलती है, इसे आप बोलोगे काबुल नदी, तो काबुल नदी भी इंडस नदी की यानी कि सिंधु नदी की सहायक नदी बनेगी। इसके बाद अगर बात करेंगे तो एक और नदी होगी, इसे आप बोलोगे स्वात नदी, इसे आप क्या बोलोगे, स्वात नदी। तो याद रखेंगे जो स्वात नदी है, स्वात नदी भी एक हमारी सिंधु नदी की सहायक नदी है। तो सिंधु नदी के सहायक नदियों में आपको ये 11 नदी याद रखनी है, ये 11 जो नदियां हैं, इन ये 11 नदियां आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। अगर सहायक नदी के बारे में पूछेगा किस नदी की, सिंधु नदी की सहायक नदी कितनी है, झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास, सतलज, श्योक, नुब्रा, गलवान, गिलगित, काबुल नदी और स्वात नदी, ये 11 नदियां हैं जो हमारी सिंधु नदी के सहायक नदी हैं। एग्जाम में आपसे पूछेगा नीचे दिए गए ऑप्शन में से, नीचे दिए गए नदियों में से कौन सी ऐसी नदी है जो सिंधु की सहायक नदी है, इन्हीं 11 में से कोई एक नदी होगा, आप इसको याद कर लीजिएगा, ठीक है। अगर आप ये 11 नदी याद कर लेते हो तो सिंधु नदी की सहायक नदी में एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। चलिए, पहले पॉइंट में हमने पढ़ा है सिंधु नदी के बारे में, कुछ पॉइंट निकलते कहाँ से, लंबाई कितनी है, कितने देशों में बहती है, इंडिया में कितनी बहती है। उसके बाद हमने पढ़ा कि सिंधु नदी की सहायक नदियां कितनी हैं, इसके बारे में भी हमने पढ़ा। अब जो सहायक नदियां हैं, सिंधु नदी की सहायक नदी के बारे में हमें कुछ पॉइंट अलग से पढ़ना है। कुछ पॉइंट जो हमें पढ़ना है याद रखेंगे, हम यहाँ पर लिखेंगे ऐसे करके नोट करके, नोट 1 हमें यहाँ पर लिखना है, नोट 1। नोट 1 में देखेंगे मैं यहाँ पे लिखूंगा, एक तरफ मैं यहाँ पे लिखूंगा रिवर, ठीक है, और दूसरी तरफ अगर बात करोगे तो मैं यहाँ पे लिखूंगा उन सारी नदियों का ओरिजिन। ओरिजिन यानी कि हमें पढ़ना है ट्रिब्यूटरी, और उन सारी ट्रिब्यूटरीज का ओरिजिन कहाँ पे। कभी कभी ना क्वेश्चन में अगर आपको अच्छे लेवल पे क्वेश्चन पूछ देगा ना, तो ट्रिब्यूटरी तो पूछ सकता है, साथ में ट्रिब्यूटरी के साथ साथ ट्रिब्यूटरी का ओरिजिन भी पूछेगा कि भाई ट्रिब्यूटरीज का हमें ओरिजिन बताओ। तो देखेंगे ट्रिब्यूटरीज में ओरिजिन क्या होगा। रिवर के बारे में अगर बात करेंगे तो सबसे पहला जो ट्रिब्यूटरी है, मैं यहाँ पे एक जगह ट्रिब्यूटरी लिखता हूँ, सबसे पहले जो नदी होगी इसे आप बोलोगे झेलम, हिंदी में मैंने पिछले वाला साइड में लिखा है। झेलम के बाद आपको लिखना है यहाँ पर एक और नदी होगी चेनाब, झेलम, चेनाब, रावी, रावी नदी। उसके बाद एक और नदी आपको याद रखनी है ब्यास, झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास, सतलज। सतलज के बाद देखिएगा एक और नदी होगी हमारी श्योक नदी है, ठीक है। श्योक के बाद याद रखिएगा एक और नदी होगी नुब्रा नदी। नुब्रा के बाद याद रखिएगा एक और नदी होगी, नुब्रा के बाद वी हैव गलवान नदी, एक गलवान नदी होगी भाई, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। गलवान नदी के बाद आपको याद रखना है गिलगित नदी, याद रखना है। गिलगित नदी के बाद अगर आप आएंगे तो गिलगित नदी के बाद आपको एक और नदी याद रखना है काबुल नदी, काबुल नदी। काबुल नदी के बाद आपको एक और नदी याद रखना है, इसे आप बोलोगे स्वात नदी, ठीक है।
तो जो भी हमारी सहायक नदियां हैं, इन सहायक नदी का ओरिजिन कहाँ से होता है, सहायक नदी का उद्गम कहाँ से होता है, हमें ये भी जानना पड़ेगा। तो सहायक नदी का जरा हम उद्गम को जानते हैं कि कौन सी सहायक नदी का उद्गम कहाँ से है। अगर झेलम नदी के बारे में बात करूँ तो झेलम नदी का ओरिजिन कहाँ से होता है, याद रखिएगा झेलम नदी का ओरिजिन होता है एक झील से। इस झील का नाम होता है वेरीनाग झील, वेरीनाग लेक। ये है कहाँ पर, तो ये होगा श्रीनगर में, ठीक है। तो जो हमारी श्रीनगर का एरिया है, श्रीनगर का जो श्रीनगर के एरिया में एक झील पड़ेगा वेरीनाग लेक, वहीं से झेलम नदी का ओरिजिन होगा। चिनाब नदी का ओरिजिन कहाँ होगा, चिनाब नदी का ओरिजिन होता है एक दर्रा पड़ता है 12 लाचला, इसे आप बोलोगे 12 लाचला पास या 12 लाचला दर्रा। ये कहाँ पर पड़ेगा, ये होगा हिमाचल प्रदेश में। हिमाचल प्रदेश में एक दर्रा पड़ेगा 12 लाचला दर्रा, वहीं से हमारे चेनाब नदी का भी ओरिजिन पड़ेगा। इस पॉइंट को आपको यहाँ पर याद रखना है। रावी नदी का ओरिजिन कहाँ से होगा, याद रखेंगे रावी नदी का ओरिजिन होता है रोहतांग पास से, रोहतांग दर्रा से। रावी नदी का ओरिजिन होगा रोहतांग दर्रा से। ब्यास नदी का ओरिजिन कहाँ से होगा, अच्छा रोहतांग दर्रा कहाँ है, रोहतांग दर्रा भी पड़ेगा हिमाचल प्रदेश में ही। ब्यास नदी का ओरिजिन कहाँ से है, ब्यास नदी का ओरिजिन होगा ब्यास कुंड से। ये कहाँ पड़ेगा, ये भी हिमाचल प्रदेश में। हिमाचल प्रदेश में कहाँ है, देखोगे हिमाचल प्रदेश में जहाँ पर जिस जगह पर कुल्लू और मनाली नाम का शहर पड़ता है ना, उसी हिमाचल प्रदेश के कुल्लू मनाली शहर के नाम पे वहाँ पर एक जगह है ब्यास कुंड, वहीं से ब्यास नदी का ओरिजिन होगा। सतलज नदी का ओरिजिन कहाँ से होगा, याद रखेंगे सतलज नदी का ओरिजिन होता है राकश ताल। राकश ताल ये कहाँ पड़ेगा, ये हमारा चाइना के क्षेत्र में होता है। श्योक नदी का ओरिजिन यहाँ पे देखिएगा, श्योक नदी का ओरिजिन बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। श्योक नदी का ओरिजिन क्या होगा, श्योक नदी का ओरिजिन एक ग्लेशियर है, इस ग्लेशियर का नाम होता है RIMO, रिमो ग्लेशियर। रिमो नाम का एक ग्लेशियर होगा, रिमो ग्लेशियर से ओरिजिन होगा। नुब्रा जो नदी है, नुब्रा नदी का ओरिजिन ये आप लोग जानते भी होंगे, एक सियाचिन ग्लेशियर है, तो सियाचिन ग्लेशियर से नुब्रा नदी का ओरिजिन होगा। गलवान नदी का ओरिजिन कहाँ से, जो अक्साई चाइना का क्षेत्र है वहाँ पर एक जगह पड़ता है गलवान वैली, गलवान घाटी, तो गलवान के घाटी से, गलवान घाटी से गलवान नदी का ओरिजिन होगा। गिलगित नदी का ओरिजिन कश्मीर के रीजन में, कश्मीर के क्षेत्र में एक झील पड़ता है, एक लेक है, इसको हम लोग बोलते हैं SANDHUR, संधूर लेक या संधूर झील, जो कश्मीर के क्षेत्र में पड़ेगा, वहां से गिलगित नदी का ओरिजिन है। काबुल नदी का ओरिजिन होता है अफगानिस्तान से। कहाँ से होगा, काबुल नदी अफगानिस्तान में कहाँ से निकलती है, अफगानिस्तान में एक पर्वत है, एक पर्वत का श्रृंखला है, इसको हम लोग बोलते हैं हिंदू कुश माउंटेन रेंज। हिंदू कुश माउंटेन रेंज, जिसको हम लोग हिंदी में हिंदू कुश पर्वत की श्रृंखला बोलेंगे। हिंदू कुश पर्वत की श्रृंखला। तो अफगानिस्तान के हिंदू कुश पर्वत के श्रृंखला से हमारी काबुल नदी का ओरिजिन होगा। अगर आप बात करेंगे स्वात नदी का ओरिजिन कहाँ से होगा, तो एक वैली है स्वात वैली, जो पाकिस्तान में पड़ता है। स्वात वैली से स्वात नदी का ओरिजिन होता है। तो आपको याद रखना है कि सारी की सारी जो ट्रिब्यूटरीज हैं, इन सारी ट्रिब्यूटरीज का ओरिजिन कहाँ से है, ठीक है। तो ट्रिब्यूटरीज से मैंने आपको बताया, और ट्रिब्यूटरीज के बाद मैंने आपको बताया कि ट्रिब्यूटरीज का ओरिजिन कहाँ से होगा, तो आपको ये पॉइंट ओरिजिन भी याद रखना है, ठीक है। ये हो गया हमारा नोट 1। नोट 1 के बाद जरा हम आते हैं आपके लिए नोट 2 पे। देखेंगे नोट 2 में हमें क्या पढ़ना है। नोट 2 में मैं एक तरफ लिखूंगा रिवर, और एक तरफ हमें कुछ नदियों के नाम लिखने हैं, और उन नदियों के कुछ पुराने नाम हैं, हमें उन नदियों के पुराने नाम को भी पढ़ना है। तो अगर आप रिवर में आओगे तो रिवर में सबसे पहला एक नदी है, मैं आपको यहाँ पर बताऊंगा। सबसे पहला आपको यहाँ पर लिखना है इंडस रिवर, जिसके बारे में हम पढ़ रहे हैं, यानी कि सिंधु नदी। इंडस के बाद आप यहाँ पर लिखोगे झेलम नदी, समझिएगा इंपॉर्टेंट है। झेलम नदी के बाद देखिएगा तो यहाँ पर एक और नदी आपको लिखना है, इससे आप बोलोगे चेनाब नदी। इंडस झेलम चेनाब। चौथे में आपको लिखना है रावी नदी। पांचवें में आपको लिखना है ब्यास नदी, और छठे में आपको लिखना है सतलज नदी। यहां पर आपको लिखना है सतलज नदी, ठीक है। इंडस नदी के बारे में देखेंगे कि इंडस नदी का पुराना नाम क्या है। याद रखो, आप सबको पता है, इसे हम लोग सिंधु नदी के नाम से भी जानते हैं। इसे हम लोग सिंधु नदी के नाम से जानते हैं, सिंधु नदी। इसे हम लोग सिंधु नदी के नाम से जानते हैं। झेलम नदी का पुराना नाम क्या है, याद रखेंगे। झेलम नदी का पुराना नाम आता है वितस्ता।
या कहीं कहीं आपको ये वितुस्ता के नाम से भी दिखेगा, तो याद रखोगे इसको हम लोग हिंदी में क्या बोलेंगे, वितस्ता नदी के नाम से जानते हैं। झेलम नदी को हम लोग वितस्ता नदी के नाम से भी जानते हैं। लेट मी राइट इन हिंदी, मैं जरा आपके लिए हिंदी में लिख दूं, वितस्ता नदी के नाम से जानते हैं। चेनाब नदी का पूरा नाम क्या होगा, चेनाब नदी का पुराना नाम होता है अस्किनी, इसको हम लोग बोलते हैं अस्किनी नदी, ठीक है, अस्किनी नदी के नाम से जानेंगे। रावी नदी का पुराना नाम याद रखेंगे, रावी नदी का पुराना नाम होता है इरावती नदी, इसको हम लोग इरावती नदी के नाम से जानते हैं। ब्यास नदी का पुराना नाम क्या होगा, ब्यास नदी का पुराना नाम होगा बिपाशा, इसको बिपाशा मत पढ़ना, इसको बीपसा बोलते हैं, ठीक है, ये बीपसा नदी है। ब्यास नदी का पुराना नाम बीपसा नदी होगा, इसे हम लोग बोलते हैं इरावती, इसे आप इरावती नदी के नाम से जानोगे। सतलज नदी का पुराना नाम, सतलज नदी को हम लोग सतुद्री नदी के नाम से जानते हैं, इट इज नोन एज सतुद्री नदी, इसे हम सतुद्री नदी के नाम से जानेंगे, सतुद्री नदी के नाम से समझते हैं। तो आपको यहां पर याद रखना है इंडस नदी की कुछ सहायक नदियां हैं, सिंधु नदी की कुछ ऐसी सहायक नदियां हैं जिनके बारे में आप उनकी सहायक नदियों के नाम और यहाँ पर उनके आपके कुछ पुराने नाम को भी याद रखना है। ये हो गया नोट 2। नोट 1 में देखेंगे, नोट 1 में हमने पढ़ा है इंडस नदी का पहला पॉइंट कि सारे के सारे जो ट्रिब्यूटरीज हैं उनका ओरिजिन कहाँ से हुआ। इसमें हमने पढ़ा कि इंडस नदी की, सिंधु नदी की कौन कौन सी सहायक नदी हैं, सारी ट्रिब्यूटरीज को हमने पढ़ा। उसके बाद हमने पढ़ा कि कुछ ऐसी नदियां हैं जिनके पुराने नाम भी आपको याद होने चाहिए, इस पॉइंट को भी मैंने आपको बताया। आते हैं अगले पॉइंट पे। अगले पॉइंट पे अगर आएंगे आप, तो आप अगर इंडस रिवर के बारे में जानेंगे तो ज्योग्राफी में आपको एक शब्द मिलता है, ज्योग्राफी में आपको एक शब्द मिलेगा दोआब। क्या मिलेगा, दोआब। दोआब होता क्या है मैं आपको समझाता हूं, उसके बाद दोआब के बारे में देखेंगे। दोआब होगा क्या, अगर दो नदियां बह रही है ना, देखेंगे अगर एक नदी ऐसे करके बह रही है, द्वाब क्या होगा, द्वाब को मैं जरा समझाने की कोशिश करता हूं। देखेंगे अगर दो नदी का बहाव है, आप मानिए कि एक नदी कुछ ऐसे बह रही है, ये रिवर 1 होगी। उसके बाद देखेंगे एक नदी ऐसे बह रही है, ये रिवर 2 होगी। तो दो नदी के बहाव के बीच का जो जमीन का एरिया होता है, जो लैंड का एरिया होगा ना, यानी कि अगर दो नदी बह रही है, अगर दो नदी बह रही है, एक नदी ऊपर बह रही है, एक नदी नीचे बह रही है, तो दोनों नदी के बीच का जो जमीन का भाग होता है, इसी जमीन के भाग को आप क्या बोलते हो, इसी जमीन के भाग को हम लोग बोलते हैं दोआब। क्या बोलते हैं, दोआब बोलते हैं, ठीक है। और दोआब ज्यादातर जो दोआब का जो क्षेत्र होता है ना, वो बहुत फर्टाइल माना जाता है। तो दो नदी के बीच का जो जमीन का भाग होगा उसको आप क्या बोलोगे, दोआब बोलोगे। इंडस नदी के द्वारा 4-5 दोआब का भी फॉर्मेशन होता है। कैसे फॉर्मेशन होगा ये मैं जरा आपको दिखाने की कोशिश करता हूं। तो दोआब के बारे में अगर बात करेंगे, यहां पर मैंने आपको दोआब क्या होता समझाया, इस पॉइंट को आप वीडियो को थोड़ा बैक करके देख लीजिएगा। और मैं जरा आपको लेके चलता हूं अभी इंडस रिवर के बारे में थोड़ा सा मैपिंग, ताकि मैं आपको दोआब समझा सकूं। अगर आप देखोगे कि ये अगर हमारा कुछ इंडिया का मैप होगा, देखेंगे समझिएगा जरा इस पॉइंट को। देखिए ये अगर हमारा कुछ इंडिया का मैप है, तो आप सबको पता है कि अगर ये भारत है तो यहां पर एक देश कौन सा पड़ेगा, यहां पर एक देश पड़ेगा चाइना, यहां पर एक देश कौन सा पड़ेगा, यहां पर होगा पाकिस्तान, ठीक है। और आप सबको ये भी पता है कि ये जो रेखा होगी ये नीचे जाकर के दक्षिण भारत का फॉर्मेशन करेगा, ये लाइन नीचे जाकर के दक्षिण भारत का फॉर्मेशन करेगा। और दक्षिण भारत के बाद अगर देखेंगे तो अगर ये दक्षिण भारत है, दक्षिण भारत के पूरब की साइड में क्या पड़ेगा, यहां पर पड़ेगा बे ऑफ बंगाल, यानी कि इसको आप बोलते हो बंगाल की खाड़ी। और दक्षिण भारत के पश्चिम की साइड में आएंगे तो यहाँ क्या पड़ेगा, यहाँ पड़ेगा अरब सागर, यानी कि यहाँ पर होगा अरेबियन सी, यहाँ पर अरब सागर होगा, अरेबियन सी होगा। मैंने आपको क्या बोला कि इंडस नदी का ओरिजिन होता है चाइना में, इस रीजन में आओगे तो यहाँ पर पड़ेगा कहीं बोकाचू ग्लेशियर, ठीक है। यहाँ पर बोखारचू ग्लेशियर या बोकाचू ग्लेशियर यहाँ पर दिखेगा आपको। देखिए वहां पर जो बोखारचू ग्लेशियर आपको दिख रहा है, इसी बोखारचू ग्लेशियर से ये पाकिस्तान का रीजन है। और अगर मैं आपको बताऊं तो देखोगे जो अरब सागर है, अरब सागर का पानी कुछ इतने क्षेत्र में जाकर के यहां तक देखोगे, यहां तक फैला हुआ है, यानी कि ये जो पूरा रीजन होगा इस पूरे क्षेत्र में अरब सागर का पानी है। तो चाइना में जो बोखारचू ग्लेशियर है,
इसी बोखारचू ग्लेशियर से इंडस नदी का ओरिजिन होता है, और इंडस नदी पहले चाइना से बहने के बाद लद्दाख से बहने के बाद आपको पता है ये कश्मीर का क्षेत्र है, कश्मीर, और कश्मीर के बाद ये चली आती है पाकिस्तान, और पाकिस्तान में बहने के बाद बहते बहते आएंगी और अपने आप को अरब सागर में जाकर के मिला देती हैं, अपने आप को अरब सागर में जाकर के मिला देंगी। तो अगर ये पूरा का पूरा भारत है, आप क्या बोलोगे कि ये हमारे भारत का पूरब का हिस्सा होगा, और ये हमारे भारत का क्या है, ये हमारे भारत का पश्चिम का हिस्सा होगा। ये पूरब का भारत होगा और ये हमारा पश्चिम का भारत होगा। तो अगर आप इंडस रिवर के बारे में, अगर इंडस नदी के बहाव को समझेंगे, तो इंडस नदी पूरब से निकल करके पश्चिम की ओर बहती है। तो इंडस नदी को आप क्या बोलोगे कि सर इंडस नदी एक वेस्ट वार्ड फ्लोइंग रिवर है, यानी कि पश्चिम की ओर बहने वाली नदी है। तो यहां पर ये चौथा पॉइंट था। देखेंगे इसके बारे में हमें कुछ लिखना पड़ेगा। सिंधु नदी के बारे में ये 4 पॉइंट हो गया हमारे यहाँ पर। सिंधु नदी के बारे में चौथे पॉइंट के बाद अगर बात करोगे तो 5वां पॉइंट आप यहाँ पर ये देखोगे, 5वां पॉइंट होगा सिंधु नदी के बारे में। सिंधु नदी के बारे में देखेंगे कि यह एक पश्चिम की ओर, यह एक पश्चिम की ओर बहने वाली नदी है, पश्चिम की ओर बहने वाली नदी है। यानी कि अगर आप इंग्लिश में बोलोगे तो इट इज अ वेस्टवर्ड यानी कि पश्चिम की ओर, इट इज अ वेस्टवर्ड फ्लोइंग रिवर, पश्चिम की ओर बहने वाली नदी। तो आपको 5वां पॉइंट यहाँ, और 6ठा पॉइंट में मैं क्या बताऊंगा, आप अगर इस मैप में देखिएगा आपको दिखेगा कि इंडस नदी का ओरिजिन तो आपको दिख रहा है चाइना में बोकार्चू ग्लेशियर, लेकिन एग्जाम में पूछेगा भाई इंडस नदी अपने आप को मिलाती कहां पर है, माउथ कहां बनाती है, खत्म कहां होती है। इंडस नदी कहां खत्म होती है, अरब सागर में। तो अरब सागर में ला करके इंडस नदी अपने आप को इंड कर देगी। यानी कि अगर इस पॉइंट में देखेंगे तो मैं यहां पे लिखूंगा सिंधु नदी अपने आप को अरब सागर में जाकर मिलाती है, अरब सागर में जाकर मिलाती है। ये भी पॉइंट यहां पर आपको याद रखना है। यानी कि सिंधु रिवर यानी कि इंडस रिवर ड्रेन हर सेल्फ इनटू द अरेबियन सी। सिंधु नदी अपने आप को अरब सागर में जाकर के मिला देगी। तो इंडस नदी के बारे में आपको यहाँ पर 6 पॉइंट यहाँ पर और भी मिला है, इस पॉइंट को भी आप याद रखेंगे। अब आप देखेंगे कि अगर ये इंडस नदी है, मैं डिटेल में तो नहीं पढ़ाऊंगा क्योंकि हमें ये जीडी तक ही पढ़ना है, जीडी से ज़्यादा नहीं पढ़ना है। तो देखोगे यहाँ से एक नदी का ओरिजिन होता है, देखिए यहाँ से एक नदी का ओरिजिन होगा श्रीनगर से, यहाँ से एक नदी कुछ इस तरीके से बहती है और पाकिस्तान में जाकर के इंडस नदी को मिलेगी। इसको आप क्या बोलोगे, इसको आप बोलोगे झेलम। ये हिमाचल प्रदेश से एक नदी निकलेगी यहाँ पर, ये हिमाचल प्रदेश जो नदी निकलेगी ये कुछ इस तरीके से बहती है और जाकर के यहाँ मिलेगी। इसको आप क्या बोलोगे, चेनाब। झेलम चेनाब। यहाँ से एक नदी निकलेगी जो इस तरीके से पाकिस्तान में जाएगी, इसको आप क्या बोलोगे, रावी। ये झेलम चेनाब रावी। और यहाँ से हिमाचल प्रदेश से एक नदी निकलेगी जो आ जाती है कुछ इस स्थान पे, इसको आप बोलोगे ब्यास। और सतलज नदी का ओरिजिन कुछ यहाँ से ऐसा होता है जो कुछ ऐसे मिलती है, इसको आप क्या बोलोगे, सतलज। आप देखोगे झेलम चेनाब रावी ब्यास और सतलज, ऊपर में इंडस नदी। मैंने आपको द्वाब क्या बताया, दो नदी के बीच में बहने वाली एक जमीन के एरिया। देखोगे ये हमारी इंडस नदी है, ये झेलम नदी है। इंडस नदी और झेलम नदी के बीच में अगर बात करोगे तो यहाँ पर एक जमीन का भाग है, तो एक द्वाब यहाँ पर। झेलम नदी और चिनाब नदी के बीच में दूसरा द्वाब यहाँ पर। चिनाब नदी और रावी नदी के बीच में तीसरा द्वाब। रावी नदी और ब्यास नदी के बीच में चौथा द्वाब। और ब्यास और सतलज के बीच में 5वां द्वाब। यानी कि इंडस नदी के द्वारा देखिएगा टोटल 5 द्वाब का फॉर्मेशन किया जाता है। हमें समझना है कि हर एक द्वाब का नाम क्या है। तो मैं जरा आपको अच्छे से एक बार सारे के सारे द्वाब के नाम को जरा समझाता हूँ। तो आते हैं जरा वापस से मैप पे। मैं एक बार फिर से आपके लिए यहाँ पर लिखता हूँ द्वाब, ठीक है। द्वाब में सबसे पहला क्या देखोगे, तो सबसे पहला द्वाब इंडस नदी और झेलम नदी के बीच में है, ठीक है। यानी कि जो सबसे पहला द्वाब होगा वो इंडस नदी और झेलम नदी के बीच में होगा, इसका नाम क्या है। दूसरे द्वाब के बारे में अगर बात करेंगे तो झेलम नदी और चेनाब नदी के बीच में होगा। झेलम नदी
और चेनाब नदी के बीच में आएगा, दूसरा पॉइंट। तीसरे पॉइंट में अगर बात करोगे तो चेनाब नदी आपको दिख रही होगी, मैंने आपको बताया ये रावी नदी होगी और ये होगी चेनाब। तो तीसरी नदी होगी वो चेनाब नदी और रावी नदी के बीच में आएगा। इंडस, झेलम, चेनाब, चेनाब और रावी। चौथे में अगर बात करेंगे, आप बोर्ड पे देखिएगा, तो रावी नदी और ब्यास नदी के बीच में आएगा। और पांचवें में अगर बात करेंगे तो ब्यास नदी और सतलज नदी के बीच में आएगा। ठीक है, अब एग्जाम में पूछेगा इंडस नदी और झेलम नदी के बीच में जो दोआब है उस दोआब का आप मुझे नाम बताओ। इंडस नदी और झेलम नदी के बीच में जो दोआब होगा इसको आप क्या बोलोगे? इसको आप बोलते हो संधु सागर दोआब। इसको आप संधु सागर या सिंधु सागर दोआब के नाम से जानोगे। ये पहला दोआब हुआ। झेलम और चिनाब के बीच में जो दोआब होगा इसे आप क्या बोलोगे? इसे आप बोलते हो चाल दोआब। इसको आप क्या बोलोगे? चाल दोआब। चिनाब नदी और रावी नदी के बीच में जो दोआब होगा इसे आप बोलते हो रचना दोआब। इसको आप रचना दोआब के नाम से जानोगे। रावी नदी और ब्यास नदी के जो बीच में दोआब होगा इसको आप क्या बोलोगे? इसको आप बोलोगे बारी दोआब। इसको आप बारी दोआब के नाम से जानोगे। और ब्यास नदी और सतलज नदी के बीच में जो होगा इसको आप क्या बोलोगे? इसको आप बोलोगे बिस्त दोआब। इसको आप बिस्त दोआब के नाम से जानोगे। तो आपको 5 दोआब जानना आपके लिए भाई बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। एग्जाम में आपसे डायरेक्ट पूछेगा कि झेलम नदी और चिनाब नदी के बीच में जो दोआब है उस दोआब का आप मुझे नाम बताओ। तो झेलम और चिनाब के बीच में दोआब, उसको चाल दोआब बोलोगे। एग्जाम में पूछेगा रावी नदी और ब्यास नदी के बीच का दोआब, रावी नदी और ब्यास नदी के बीच में बारी दोआब। तो हर एक दोआब का नाम याद रखना है और कौन सा दोआब किस नदी के बीच में पड़ेगा ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, तो ये जो इतना पॉइंट हमने पढ़ा है ये सारा पॉइंट आपके लिए इंडस रिवर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। 5 स्लाइड लगाए हमें इंडस रिवर को पढ़ने में और 5 स्लाइड्स में, यानी कि 5 जो हमारे स्लाइड्स हैं बोर्ड के 5 स्लाइड्स में हमने इंडस रिवर को बड़े अच्छे तरीके से पढ़ा। एक बार मैं रिवीजन कराता हूं आपका। ओरिजिन बोकार्चू ग्लेशियर चाइना तिब्बत, लेंथ 3180। कंट्रीज कौन से होंगे? कितने देश में? 3 देश में फ्लो करेंगे, चाइना, इंडिया, पाकिस्तान। पूरी लंबाई 3180 है। इंडिया में कितना बहती है? इंडिया में ये नदी बहेगी 1114 किलोमीटर। यह एक पश्चिम की ओर बहने वाली नदी है। मैंने अभी आपको यहां दिखाया, आप देख भी सकते हैं कि जो इंडस नदी है वो पूरब से निकल करके पश्चिम की ओर बहती है। इसको आप क्या बोलोगे? कि यह एक पश्चिम की ओर बहने वाली नदी है। अब देखो कि इंडस नदी अपने आप को इंड कहां करती है? कहां पे जाके मिलाती है? किस सागर में जाके मिलाती है? तो इंडस नदी अपने आप को अरब सागर में जाके मिलाती है, यानी कि अरेबियन सी में जाकर के मिला देगी। इतने पॉइंट को हमने पहले साइड में समझा है। दूसरे पॉइंट में हमने समझा कि इंडस नदी की, सिंधु नदी की सहायक नदी कितनी है? भाई 11 सहायक नदियां हैं। झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास, सतलज, स्योक, नुब्रा, गलवान, गिलगित, काबुल और स्वात। इसे भी आप याद रखेंगे। रिवर के बारे में हमने समझा और रिवर का हमने ओरिजिन को भी समझा। ये भी पॉइंट आपको यहां पर याद रखना है। रिवर देखोगे नोट में हमने एक तरफ रिवर लिखा है, उन सारे नदी का पुराना नाम लिखा है। ये पॉइंट आपको यहां पर याद रखना है। और अंतिम में हमने पढ़ा है एक चीज को, दोआब को। ठीक है, तो दोआब वाला पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अब देखिए एक पॉइंट और पढ़ेंगे, उसके बाद हमारा इंडस रिवर का पूरा जो प्रणाली है, जो सिस्टम है, वो खत्म हो जाएगा। वो एक पॉइंट कौन सा है देखेंगे। एग्जाम में पूछेगा कि सर सहायक नदी कितनी? तो सहायक नदी तो आपने बता दिया। एग्जाम में पूछेगा इंडस नदी की सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है? तो आप याद रखेंगे इंडस नदी की सबसे लंबी सहायक नदी के बारे में। यहां पर दिखेगा आपको एक नदी सतलज नदी, सतलुज नदी। सर सतलुज नदी इंडस नदी की सबसे लंबी सहायक नदी है। और अगर सतलुज नदी इंडस नदी की सबसे लंबी सहायक नदी है तो सतलुज नदी की लंबाई कितना है? याद रखोगे, मैं यहां पर लिख रहा हूं लेंथ ऑफ सतलुज नदी। सतलुज नदी की लंबाई कितनी है? सतलुज नदी की लंबाई आ जाएगी 1450 किलोमीटर, 1450 किलोमीटर। सतलुज नदी की लंबाई होती है 1450, 1450 किलोमीटर। तो सतलुज नदी जितनी भी सहायक नदियां हैं इन सारे 11 की 11 सहायक नदियों में से सबसे लंबी सहायक नदी आती है सतलज नदी। तो इस पॉइंट को आप जरा यहां पर याद रखोगे, सतलज नदी इंडस नदी की सबसे लंबी सहायक नदी है। हर एक नदी का लंबाई नहीं याद रखना है, जैसे कि झेलम की लंबाई है 725, 960। और देखिए बहुत सारी नदियां हैं, नुब्रा, स्योक। देखोगे गिलगित नदी 240, गिलगित नदी और स्वात नदी की लंबाई बराबर है, दोनों का 240 है। काबुल नदी के बारे में बात करो, ये 700 किलोमीटर है। गलवान नदी के बारे में बात करो, 80 किलोमीटर है। नुब्रा 80 किलोमीटर है। स्योक 540 किलोमीटर है। ठीक है, तो हर एक पॉइंट का जरा आपको याद रखना है लंबाई, लेकिन लंबाई बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है।
आपको याद रखना है इंडस की सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है, सबसे छोटी सहायक नदी कौन सी है, ये सारी। लंबी सहायक नदी में सतलज, सबसे छोटी में आप नुब्रा भी लिख सकते हो, और ऑप्शन में अगर नुब्रा होगा तो नुब्रा मार्क कीजिएगा, ऑप्शन में अगर आपके पास गलवान होगा तो गलवान, क्योंकि दोनों का लंबाई बराबर चलता है, 80-50 किलोमीटर के बराबर चलता है, ठीक है। इस पॉइंट को भी आप जरा यहाँ पर याद रखोगे। तो जो भी पॉइंट हमने आज पढ़ा है आपके लिए इंडस रिवर के बारे में, इंडस रिवर आपके लिए भाई बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाती है, ठीक है। तो इंडस रिवर के अंदर हमने जो भी पढ़ा है, इस पॉइंट को आप देखिए, समझिए, कुछ परेशानी होगा, कुछ दिक्कत होगा, कमेंट सेक्शन में बताएंगे, उस डाउट को मैं अगली क्लासेस में सॉल्व जरूर करूंगा, ठीक है। मिलते हैं अपने अगले रिवर के साथ। अगली क्लासेस में हम लोग दक्षिण भारत के अंदर कुछ कुछ नदियों को पढ़ेंगे। दक्षिण भारत के बाद हम लोग देखोगे हमें और भी कुछ नदी को पढ़ना है। माही नदी है, नर्मदा नदी है, दक्षिण भारत में 11 नदी पढ़ेंगे हम। माही नदी पढ़ेंगे, नर्मदा नदी पढ़ेंगे, लूनी नदी पढ़ना है, साबरमती नदी है, पेरियार नदी है, देखोगे कृष्णा नदी है, कावेरी नदी है, गोदावरी है, महानदी रिवर है ना, दामोदर नदी है, ताप्ती नदी है, बहुत सारी नदी है जिसे हमें पढ़ना है, ठीक है। तो आज की क्लासेस में इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अपने अगले वीडियोस में दक्षिण भारत की नदियों के साथ। नमस्कार एवरीवन।